हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्बन साइकिल और बात किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के और ओजोन लेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो गैस है जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल में हमारे पास CO2 आता है। अब आप ध्यान दो तो CO2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ रहा है और O2 जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं वहां पर भी ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का डायटोमिक फॉर्म हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जिसमें कार्बन के साथ मिला हुआ ऑक्सीजन। उसी तरह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी होता है। और उसके अलावा अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, वहां पर भी CO3 2- ऑक्सीजन का फॉर्म्स है। तो अलग अलग ऑक्सीजन का फॉर्म्स है, बट जब हम लोग ऑक्सीजन साइकिल का बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली ऑक्सीजन का ही बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो होता है ये आपका बेसिकली 3 जगह पर यूज हो रहा होता है। कहाँ कहाँ पर? तो सबसे पहले हमने बात किया था कि रेस्पिरेशन में काम आता है। इस पे हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि हाँ रेस्पिरेशन में काम आता है। सिमिलरली कंबशन में भी काम आता है क्योंकि ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है कंबशन को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, कंबशन ये 2 मेन जगह है। इसके अलावा कई हद तक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में भी होता है। ऑब्वियसली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में होता है। ऑक्साइड हम लोग बात करें तो ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन मिल ही गया। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम लोग स्पेशली क्यों मेंशन कर रहे हैं? रेस्पिरेशन और कंबशन को तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ऑक्सीजन काफी कंज्यूम होता है। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक अवेलेबल है। हमने बात किया था इसके ऊपर। और ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन का जो फॉर्म होता है इसमें प्लांट्स नहीं ले पाते हैं, इस फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। अब ये चाहे नाइट्रेट हो चाहे नाइट्राइट हो, दोनों ही आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और दोनों का प्रेजेंस ही बहुत जरूरी है अमीनो एसिड बनाने के लिए। अब अमीनो एसिड्स भी तो हर प्लांट में बनता है, प्रोटीन हर प्लांट में होता है, हर एनिमल में होता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका रेस्पिरेशन और कंबशन है, क्योंकि ये भी हमेशा होते रहता है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी आपका बनना उतना ही जरूरी है और हमेशा बनते भी रहता है। तो हाँ, ये 3 जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन आपको मेनली मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, कंबशन और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इस 3 फॉर्म में आपको बेसिकली ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लगता है। अब लगता है वो तो ठीक है, वापस ऑक्सीजन बनेगा कैसे? तो उसके बनने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन वापस जाता है एटमॉस्फेयर में। अब 3 काम है बिगाड़ने वाले, 3 है बिगाड़ने वाले, एक ही है बनाने वाला। तो क्या होगा? मारामारी होगा। मारामारी होगा किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीड स्टोर करने के लिए हमारे पास सिर्फ फोटोसिंथेसिस है और कंज्यूम करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कंबशन भी हमेशा चलते रहता है, रेस्पिरेशन हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जहाँ पर हमेशा प्रोटीन बनाया जाता है और प्रोटीन के बिना भी मसल्स बिल्ड नहीं होगा, आपका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा। तो हाँ, प्रोटीन भी बहुत जरूरी है और उस हिसाब से आपका ऑक्साइड यहाँ पर भी ऑक्सीजन रेगुलरली कंज्यूम होता रहता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस ही रिस्टोर करने के लिए और लगने वाला ये 3 जगह है। तो इसका साइकिल कैसा होगा देखते हैं वो। चलो ठीक है, ये रहा हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम होगा या तो फिर रेस्पिरेशन के फॉर्म में या कंबशन के फॉर्म में। रेस्पिरेशन एंड कंबशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड कंबशन क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा आपका CO2 और इसी के साथ एक चीज और बनता है क्या? H2O।
बनता है। अब यही तो चीज यूज होता है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसी से बनता है आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, बट सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं बनता है, फोटोसिंथेसिस से एक चीज और बनता है जो कि है आपका ग्लूकोज। ठीक है, या फिर आप इसमें एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो, अमीनो एसिड्स भी इंक्लूड कर सकते हो, और दो फोटोसिंथेसिस के साथ इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यूज करना होगा। ठीक है, सो इसीलिए ग्लूकोज फिर वही रेस्पिरेशन और कंबशन में होकर के फिर CO2H2O बनाता है, और फिर वही फोटोसिंथेसिस में यूज होकर के फिर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ही कंटिन्यू रहता है। इतना छोटा सा सिंपल सा ऑक्सीजन साइकिल है, बट ये ऑक्सीजन साइकिल में प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ आ रहे हैं? तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इक्वली ही आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स का रोल है, और जब रेस्पिरेशन और कंबशन का बात कर रहे हैं तो हम लोग हर वो एक्टिविटी इंक्लूड कर रहे हैं जो भले ही वो प्लांट्स कर रहा हो या फिर एनिमल्स कर रहा हो। ठीक है, हर वो एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स का बात ही नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ दो प्रोसेस का बात है, एक फोटोसिंथेसिस जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और एक रेस्पिरेशन कंबशन जिससे कंज्यूम हो रहा है, क्या बन रहा है? CO2 और H2O। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का तो बात हमने कर लिया, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन से बहुत लेना देना होता है। कैसे? कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, इनफैक्ट उनके लिए ऑक्सीजन पॉइजन है। अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। कुछ बैक्टीरिया हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रह सकते हैं, उनको हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो कि नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया है, जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है, वो भी आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, और सिंस उसको ऑक्सीजन से दूर भागना होता है इसीलिए वो गांठ बना कर रहता है जहाँ तक ऑक्सीजन का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन सबके लिए ही जरूरी है, और ऑक्सीजन साइकिल भी उतना ही जरूरी है। ऑक्सीजन साइकिल का को रेगुलेट बस दो प्रोसेस कर रहा है, कौन सा? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और कंबशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ओजोन पे, और उसी से यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड होता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होता है ये आपका ये आपका O2 फॉर्म है। ठीक है, डायटोमिक। ठीक है, और ओजोन जो होता है, ओजोन ये आपका ट्राइएटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। ट्राइएटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होगा, दिस इज ओजोन। ठीक है, कहाँ होता है? ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ही, लेकिन हायर रीजन्स में, अब लोअर रीजन्स में नहीं, क्योंकि ये जो ओजोन है ये हमारे हेल्थ के लिए पॉइजनस है। अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो हमको तकलीफ होगा उससे, इसीलिए ओजोन जो है ये नीचे लेयर में जब आता है तो ये पॉइजनस कंसीडर किया जाता है, वहीं ऊपर लेयर्स में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट एक इंपॉर्टेंट रोल और होता है ओजोन का। ओजोन जो होता है ये भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ साइकिल में रहता है। ठीक है, और ये जो साइकिल होता है ये मेंटेन होता है लाइटनिंग से। ठीक है, जब लाइटनिंग होगा तो ओजोन मतलब इस लाइटनिंग का एनर्जी यूज करके ओजोन टूटता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में। ठीक है, और वही एनर्जी यूज करके कुछ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स वापस बन जाता है ओजोन के फॉर्म में। ठीक है, सो ओजोन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक साइकिल और चलता है किसके साथ? ओजोन के साथ। और ये ओजोन जो होता है ये आपका अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में रहता है। क्या काम करता है ये ओजोन? ओजोन जो होता है ये आपका रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो होता है उसमें बहुत तरह के रेज होते हैं। कुछ इंफ्रारेड रेज होते हैं, कुछ विजिबल लाइट होता है, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा रेडिएशन के होते हैं, जैसे एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया। सो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस बात करते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है स्पेक्ट्रम का, कुछ एक पर्टिकुलर रेंज जो होता है स्पेक्ट्रम का, बस वही हमारे लिए सेफ है। उससे नीचे भी खतरनाक है, उससे ऊपर भी खतरनाक है, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन है? अपर रेडिएशन वाला, जैसे एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ये हमारे लिए हार्मफुल है। और यही हार्मफुल रेज को
ये ओजोन का लेयर जो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में इसको दूर रखता है। ये ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये क्या कर रहा है, सन से जो भी रेज आ रहा है, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी रेज जैसे यूवी रेज हो गया, इसको क्या करता है, इसको वापस यूनिवर्स में ही रेडिएट ऑफ कर देता है। इसके कारण अर्थ सेफ रह जाता है सन के हार्मफुल रेडिएशन से। सो इसीलिए ओजोन जो है, सिंस ये पॉइजनस तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि ये रेडिएशन को अर्थ से दूर रख रहा है और हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम से बचा रहा है। प्रॉब्लम जैसे स्किन मतलब कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, आपका हाई रेडिएशन से आपका स्किन बर्न हो सकता है। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जो कि ओजोन अगर ना रहे तो होगा। लेकिन सिंस ओजोन है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हम बच पा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज में ये पता चला है कि ओजोन जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है। क्यों डिप्लीट हो रहा है? कुछ गैसेस हैं जो कि ओजोन को पर्टिकुलरली जा करके इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट तो कर दे रहे हैं, बट ओजोन को डिप्लीट कर दे रहे हैं। कौन से ऐसे हैं जो कि ओजोन को डिस्टर्ब करते हैं? तो उनमें सबसे पहला नाम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। ठीक है, इनको हम लोग शॉर्ट में CFCs भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्या करते हैं, इनके पास फ्री क्लोरीन होता है जो कि जा करके ऑक्सीजन को ओजोन को ट्रिगर करते हैं। और ट्रिगर करने से क्या होता है कि क्लोरीन तो ऐसे ही का ऐसे ही रह गया, ये जो ओजोन में जो ओजोन में जो हलचल स्टार्ट हुआ, उसके कारण ये टूट गया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, और क्लोरीन आगे फिर नेक्स्ट ओजोन का मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करने चला गया। इसी तरह से सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नहीं है, कुछ क्लोरीन के एटम्स जो हैं जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी जाकर के इसको डिस्टर्ब करते हैं। सो इसीलिए इनका लेवल बढ़ने से ओजोन का लेवल घट रहा है। और सिंस ओजोन हमारा अर्थ को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ओजोन में डिप्लीशन होना, यानी कि सन का रेज डायरेक्टली आएगा और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। कहाँ प्रॉब्लम करेगा, हमने बात कर लिया उस पर ऑलरेडी। तो CFCs ये पर्टिकुलरली ऐसा केमिकल होता है जो कि आपका ACs मतलब जो ये ठंडा करने वाला केमिकल है, कूलिंग केमिकल है। ये मोस्टली आपका AC और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। सो ऐसे जगह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लीक करता है और जाकर के ओजोन को डिप्लीट करता है। सो सॉल्यूशन क्या है कि CFCs का यूज कम करना चाहिए। अगर आपके पास फ्रीजर है तो उसको खोल के मत छोड़ो, बंद कर दो, जस्ट एज सून एज आप निकालो उसको बंद कर दो। एसी का यूज मिनिमम करो, सो दैट ये CFCs ऊपर ना जाए, ऊपर जाकर ओजोन डिप्लीट ना करे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।